हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं बिहार बोर्ड से मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से प्रश्न और उत्तर, जहां हर एक साल 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे वो मिड टर्म एग्जाम हो या आपका फाइनल एग्जाम हो या प्री बोर्ड का एग्जाम हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न उत्तर के साथ लेकर आए। इससे पहले हम लोगों ने एमसीक्यू कवर करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसे जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके का वीडियो हम लोग बार बार लाते रहते हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, चाहे आपका हिंदी हो। तो आगे का अपडेट जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके नए गुण वाला पदार्थ बनाएगा, या तो अकेले पदार्थ बनाएगा या एक से अधिक पदार्थ बनाएगा, तब उस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर अभिक्रिया करता है और या एक पदार्थ बनाएगा या एक से अधिक पदार्थ बनाएगा, वो भी नए गुण वाला पदार्थ बनाएगा, तो उस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, मैग्नीशियम कुछ और है, ऑक्सीजन कुछ और है, इन दोनों ने अभिक्रिया किया तो क्या बना है? MgO। मैं 2 लगा रहा हूं क्योंकि संतुलित हो जाए। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये एकदम न्यू पदार्थ है, ठीक है। तो इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में भी है, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन? ए प्रोसेस इन व्हिच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स अलोन और विद अनदर सब्सटेंस। या तो अकेले रिएक्ट करेगा या किसी अन्य के साथ रिएक्ट करेगा, और एक या एक से अधिक सब्सटेंस बनाएगा, वो भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज का, पहले की तुलना में अलग प्रॉपर्टी का, तो उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल MgO2, और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो आगे आप डाल सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है? तो देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा उसको अभिकारक कहेंगे, जो बन के तैयार होगा उसको उत्पाद कहेंगे। जैसे A एक सब्सटेंस है प्लस B एक सब्सटेंस है, ये दोनों अभिक्रिया किया और बदले में C + D मिला, तो ये जो अभिक्रिया किया इसको हम बोलेंगे अभिकारक, जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और इधर वाला बन गया ये आपका उत्पाद हो गया, इसको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं और इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो भाई रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, पार्टिसिपेशन रिएक्टेंट्स और जो बन के तैयार हुआ प्रोडक्ट। जैसे H2Cl ये है आपका रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट्स बोले तो अभिकारक, और ये जो HCl बना ये प्रोडक्ट है, उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? जिस अभिक्रिया में उष्मा हीट के फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में निकलता है उसको हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देख रहे हैं 2024 वाले को में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन जो है आया हुआ है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आया हुआ है, ठीक है। तो भैया उष्माक्षेपी अभिक्रिया आप समझ गए, जिस अभिक्रिया में उष्मा निकले, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और क्या बन रहा है? उष्मा बन रहा है। इसी तरह आपने श्वसन के बारे में पढ़ा होगा, C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया जाता है इसको, तो ये CO2 मिलता है, H2O मिलता है और प्लस एनर्जी मिलता है। एनर्जी ऊर्जा का ही एक रूप है जिसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन चलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो उष्माक्षेपी में क्या होता है? उष्मा निकलता है, उष्माशोषी में उष्मा को ग्रहण किया जाता है। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा लिया जाता है, उसको उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको तोड़ना है तो हम इसमें हीट डालते हैं, हीट, तो ये भाई बन के आता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। तो इसमें हमने हीट डाला तब जाके ये टूटा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? एक केमिकल रिएक्शन इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उष्माशोषी उष्माक्षेपी में अंतर भी पूछा जाता है। रासायनिक समीकरण क्या है? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों की सहायता से संक्षेप में, शॉर्ट टर्म में हम जब दिखाते हैं तो उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संपर्क किया तो हमको क्या मिला? भाई जल मिला। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस हाइड्रोजन को हमने इसके सूत्र H2 के साथ दर्शा दिया, और ऑक्सीजन को इसके सूत्र O2 के साथ दर्शा दिया, और जल को इसके सूत्र H2O के साथ दर्शा दिया। तो ये है आपका रासायनिक समीकरण। तो ये आप ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड ए केमिकल इक्वेशन। अगला देखते हैं भाई, रासायनिक अभिक्रियाओं की मुख्य विशेषता क्या है? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है?
तो सबसे पहले भाई गैस निकल सकता है, जब भी अभिक्रिया होगी तो उसमें से गैस निकल सकता है। हो सकता है कि अवक्षेप बन जाए। अवक्षेप क्या होता है? अच्छा चलिए मैं गैस के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, मेटल मान लेते हैं जिंक है, ठीक है। जिंक को अगर आप HCl में डालिएगा तो एक तो बनेगा जिंक क्लोराइड, ठीक है, प्लस इसमें से ना H2 गैस निकलेगी। तो ये जो गैस का उत्सर्जन हुआ, तो ये पहला है ना गैस का उत्पन्न होता है। सेकेंड है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है कि दो लिक्विड को आप मिलाइएगा तो एक ठोस मिल जाए। जैसे आपने अपने घर में देखा होगा कि दूध रहता है, दूध में अगर हम सिरका विनेगर को डालते हैं तो विनेगर भी जो है लिक्विड होता है, दूध भी क्या होता है? लिक्विड होता है। लेकिन जैसे हम विनेगर डालते हैं तो अंदर में हमको पनीर मिलता है। पनीर को हम क्या कह सकते हैं? सेमी ठोस कहते हैं। तो ये जो पनीर है ना, इसको हम अवक्षेप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अवक्षेप। अब जैसे इसका क्या है, Na2SO4 प्लस BaCl2, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम जो है सल्फेट के साथ चला जाता है तो ये बन जाता है BaSO4, प्लस सोडियम जो है क्लोरीन के साथ चला जाता है NaCl। तो ये बेरियम सल्फेट जो है ना एक अवक्षेप होता है, प्रेसिपिटेट होता है, और इसी अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। होता है कि कभी कभी रंग में परिवर्तन हो जाए, दो चीजों का हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, दोनों का कलर अलग अलग है, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद अलग कलर हो जाए। तो हो सकता है ताप में भी परिवर्तन है कि हमने किया, ताप अचानक या तो बढ़ गया या अचानक घट गया। ताप में भी परिवर्तन हो सकता है। अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है कि लिक्विड लिक्विड किए सॉलिड बन गया, लिक्विड लिक्विड किए गैस बन गया। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कुछ भी हो सकता है। तो ये अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। तो यहीं पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है, कलर में बदलाव हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, और स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस में बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रासायनिक समीकरण में कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए कोई भी रासायनिक समीकरण में एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, H2 + O2 से हमारा बनता है जल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिक्स होता है तो हमारे पास आता है जल। तो इससे हमें कौन कौन सी सूचना मिलती है? तो सबसे पहले अभिकारक और प्रतिफल के नाम पता चल जाते हैं और सूत्र पता चल जाता है। भाई इधर अभिकारक है तो भाई इधर H2 है तो हाइड्रोजन, O2 है तो ऑक्सीजन, और इधर प्रतिफल है, उत्पाद है, तो भाई इधर हमको पता चल जाता है H2O मतलब जल। तो इसके बारे में नाम और सूत्र के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की जानकारी मिलती है कि भाई इस अभिक्रिया में भाग कौन कौन लिया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया, इसके बारे में जानकारी मिलती है। भाई बना क्या, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। फिर हमें जानकारी मिलती है परमाणु और अणुओं की सापेक्ष संख्या, कि भाई H2 है तो H2 में कितने परमाणु है। तो जैसे देखिए 2 अणु है इसके, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। या हाइड्रोजन का 1:2 का है तो 2 द्रव्यमान है इसका, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अभिकारकों और प्रतिफलों के, अभिकारक इधर और प्रतिफल इधर, उत्पाद को प्रतिफल भी बोलते हैं, उत्पाद भी बोलते हैं, इसके मोल अनुपात के बारे में भी जानकारी मिलती है। और गैसीय पदार्थों के आयतन के अनुपात के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो एक रासायनिक समीकरण से इतने चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। यही सब चीज इंग्लिश में भी लिखा है, आपका अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए जब कोई अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जैसे मान लीजिए एक पदार्थ में A मान रहा हूं और दूसरा पदार्थ में B मान रहा हूं, 2 पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। 2024 वाले एग्जाम में आया हुआ है और भी बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाएगा उसे ही हम संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और जल, 2 पदार्थ है इधर, इधर एकल पदार्थ। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, 2 पदार्थ है, इधर एकल पदार्थ। तो क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल न्यू सब्सटेंस। 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस एकल सब्सटेंस में बन जाएंगे, सिंगल सब्सटेंस में, उसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपघटन, जिसको कि हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो एकल सब्सटेंस, यहाँ पे एकल सब्सटेंस जैसे ए है, रासायनिक अभिक्रिया होगा और ये 2 या 2 से अधिक में टूट जाएगा, उसी को ही हम अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो जिस अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है उसे ही हम डिकम्पोजिशन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो भाई जैसे CaCO3 है, इसको हमने हीट दिया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट गया। तो एकल पदार्थ था, 2 या 2 से अधिक में टूट गया, तो इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। डिकम्पोजिशन का देख लीजिए इंग्लिश में क्या है, ए रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। एक कंपाउंड जो है 2 या 2 से अधिक सिंपल कंपाउंड में टूटने को ही हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हीट से जा रहा है,
इसी तरह H2O को देखिएगा, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। चलिए भाई, मैग्नीशियम के जलने पे क्या बनता है तो मैग्नीशियम के जलने पे ध्यान रखेंगे, मैग्नीशियम जब वायु की उपस्थिति में जलता है तो सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो चूर्ण है वो सफेद चूर्ण मिलता है, सफेद पाउडर मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, जब ये जलता है ना तो चमकदार ज्वाला बनती है, चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। चमकदार ज्वाला कहिए या चमकदार प्रकाश उत्पन्न कहिए, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या कहते हैं? देखिए, अपघटन के ना 3 तरह के प्रकार है। अपघटन आप जानते हैं, अपघटन जिसको हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है ये तो आप समझ ही गए होंगे। जब एकल यौगिक, एक कोई कंपाउंड टूटता है 2 या 2 से अधिक सिंपल कंपाउंड में, या 2 या 2 से अधिक सिंपल सब्सटेंस में टूटता है, तो उसको हम अपघटन कहते हैं। तो कोई भी चीज जब ही टूटेगा जब उसमें एनर्जी दिया जाएगा। तो एनर्जी का जो सोर्स है वो 3 तरीके से मिलता है। एक तो आप हीटेड करते हो, एक इलेक्ट्रिसिटी डालते हो आप इस पे, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कहते हैं विद्युत, हीट को बोलते हैं उष्मीय, उष्मीय, और एक होता है प्रकाश जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, प्रकाश, ठीक है। इस 3 फॉर्म में टूटता है। जब अपघटन हीट के द्वारा टूटेगा तो इसको हम उष्मीय अपघटन कहेंगे। जब विद्युत के द्वारा टूटेगा तो इसको हम विद्युत अपघटन कहेंगे। तो उष्मीय अपघटन में आप ये वाला याद रख सकते हो, CaCO3, इसको ऐसे ही रखिए याद, ये थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसमें हमने हीट डाला तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड अब प्लस CO2 में टूट गया, ठीक है। इसी तरह लेड नाइट्रेट है, PbNO3, इसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं। Pb को लेड और NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं। इसमें भी हमने हीट डाला तो ये लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में टूट गया। तो ये कब टूटा? जब हीट डाला। तो जब हीट डालते हैं, उष्मा डालते हैं, उष्मा डालने के बाद जब टूटता है तो उसको हम उष्मीय अपघटन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं या विद्युत अपघटन भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप याद रखना चाहे तो H2 प्लस O2 याद रख सकते हैं। कब? जब ये जल को तोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी इस पे प्रवाहित, विद्युत प्रवाहित किया जाता है तब, ठीक है। प्रकाशीय विघटन भी आप याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, इसको आप याद रखना है तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं Cl2 याद रखे, हटाइए भाई, Ag प्लस Cl2, ठीक है। ये प्रकाश में टूटता है तो इसलिए इसको प्रकाशीय वियोजन या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। तो भाई जैसे जैसे टूटेगा उसका वैसे वैसे नाम बन जाएगा। चलिए भाई, अगला विद्युत अपघटन क्या है? तो अभी हमने आपको बताया, जब किसी यौगिक का अपघटन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पे होता है तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे H2O, तो H2O में जैसे हमने करंट डाला तो ये H2O2 में टूट गया। जैसे NaCl में जैसे हमने करंट डाला तो Na में टूट गया और Cl2 में टूट गया। इसको आप लोग संतुलित कर लीजिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है? तो व्हेन ए कंपाउंड डिकम्पोजेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। जल के विद्युत अपघटन की अभिक्रिया लिखिए, यही जो अभी हमने पढ़ा था, इसी को जल का विद्युत अपघटन भी कहेंगे। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाती है, इसी को जल के विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहा जाता है। तो जब वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित कीजिएगा तो वाटर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा, उसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहेंगे। एग्जाम्पल आप डाल दीजिएगा, H2O, H2 प्लस O2, इस तरीके से। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? देखिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया को इस तरह से समझिए, A प्लस BC है। तो ध्यान रखिएगा, A अधिक अभिक्रियाशील है तो इसको मैं ऐसे डाल रहा हूं, अब B जो कि कम अभिक्रियाशील है इसको मैं ऐसे डाल रहा हूं। तो A अभिक्रियाशील ज्यादा है तो A क्या करेगा? B को रिप्लेस कर देगा, B को रिप्लेस कर देगा और A खुद C के साथ बैठ जाएगा और B अकेला हो जाएगा। समझे? ये होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिंपल है, हाँ देखिए, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को रिप्लेस कर देगा, डिप्लेस कर देगा, बस इतना याद रखिए। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक तत्व को दूसरा अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित कर देता है, यानी कि ये अधिक क्रियाशील था तो B कम क्रियाशील था तो इसको इसने विस्थापित कर दिया। जैसे यहाँ पे देखिए, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ जा रहा है तो जिंक जो है कॉपर को हटा के खुद यहाँ पे बैठ जाएगा और क्या बना देगा? जिंक सल्फेट, और कॉपर अकेला चला जाएगा।
तो जिंक ने कॉपर को इसलिए विस्थापित कर दिया क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है, अधिक रिएक्टिव है। इसी तरह फेरस कॉपर को फिर से हटा देगा क्योंकि फेरस जो है कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील जो है कम क्रियाशील को हटा देगा। इसी को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसी को हम एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ए रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अधिक रिएक्टिव सब्सटेंस जो है कम रिएक्टिव सब्सटेंस को हटा देगा, उसके जगह पे खुद आ जाएगा। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पे क्या होता है? तो भैया रंग बदल जाता है। तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग हल्का हरा हो जाता है। होता क्या है भैया, जैसे मान लीजिए ये कोई बीकर है, इसमें हमने कॉपर सल्फेट का विलयन डाला, ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन जो है हरा रंग का होता है, ठीक है। हाँ नहीं ये हरा नहीं, नीला रंग का होता है। और जब इसमें हम कील डालते हैं, क्या डालते हैं? कील को हम नाम दे देते हैं Fe। तो आप जानते हैं Fe प्लस CuSO4 के बीच में रिएक्शन होगा, तो Fe क्या करेगा? Cu को हटा देगा, तो ये आ जाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो ये जो विलयन बन जाएगा ना, CuSO4 होगा, तो नीला रंग जो कैसे हो जाएगा? हल्का भूरे लाल रंग की कॉपर की परत जम जाती है, तो यानी कि ये जो नीला रंग है वो हल्का हरा हो जाएगा। नीला रंग क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कील है ना, कील पे कॉपर का परत जम जाएगा, और ये कॉपर का परत कैसा दिखेगा? भूरा लाल की तरह। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। सिंपल बात है। कॉपर सल्फेट का विलयन जो है आपको नीला दिखेगा। जैसे आप लोहा डालिएगा, लोहा, तो कुछ देर के बाद वो नीला रंग जो है ना हल्का हरा रंग में बदल जाएगा। और वो जो कील है कुछ देर के बाद देखिएगा कील पे भूरा और लाल रंग का कॉपर का परत चिपक जाएगा, जो यहां से निकल के इस पे बैठ जाएगा। हाँ, इसमें एग्जाम्पल आप रखेंगे जरूर। सारा का एग्जाम्पल भाई ये वाला एग्जाम्पल है, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, उभय विस्थापन, इसको उभय विस्थापन कहिए या द्वि विस्थापन कहिए, बात एक ही है, या डबल डिस्प्लेसमेंट कहिए। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें ना आयन का आदान प्रदान होता है। इसमें कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील का कोई योगदान नहीं है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है और दो नए यौगिक का निर्माण होता है। जैसे Na जो है Cl के साथ चला जाएगा, सिंगल हो गया, और SO4 जो है Ba के साथ चला गया, तो ये बेरियम सल्फेट बन गया और NaCl बन गया। इसी तरह ये भी एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, Ag जो है Cl के साथ चला जाएगा और Na जो है NO3 के साथ चला जाएगा। तो यहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। बस ध्यान रखिएगा एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ए रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म ए टू न्यू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड जो है अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं, इसलिए करते हैं कि दो नए कंपाउंड्स का निर्माण हो जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं उभय विस्थापन, द्वि विस्थापन, या इंग्लिश में बोले तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसी अभिक्रिया में आप ये भी ध्यान रखेंगे, यही जो अभिक्रिया है ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। अवक्षेपण का मतलब होता है, जैसे हमने लिक्विड, मान लीजिए ये दूध है, दूध में हमने लिक्विड ही होता है दूध, उसमें विनेगर डाला, विनेगर भी लिक्विड होता है। तो लिक्विड में लिक्विड डालते हैं, लेकिन हमको मिलता है क्या? पनीर। पनीर क्या है? सेमी सॉलिड। तो इसी तरह ये जो ना BaSO4 AgCl ये अवक्षेप है, सॉलिड है, ये दोनों लिक्विड होता है, ये दोनों, और इससे जो मिलता है ये अवक्षेप मिलता है, यानी कि सेमी सॉलिड मिलता है। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग होगा, एग्जाम्पल यही जाएगा। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अघुलनशील ठोस पदार्थ विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। बस कोई अघुलनशील जो विलयन से, जो लिक्विड से अलग हो जाएगा, उसी को ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और जो ठोस पदार्थ हमको मिलता है अंदर में, उसी को अवक्षेप कहते हैं। यही एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेट्स आउट फ्रॉम ए सॉल्यूशन। एक इनसॉल्युबल सॉलिड है जो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा सॉल्यूशन से, उसी को हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वही रखिएगा। देखिए, मैं थोड़ा सा तेजी में पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको जहां भी समझने में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, जो अगला लेक्चर में मैं थोड़ा सा आपके लिए स्लो हो जाऊं, ठीक है। नहीं तो मेरा रफ्तार थोड़ा सा यही रहता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? उदासीनीकरण को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करती है, तो अम्ल जो है क्षार के प्रभाव को मार देगी और क्षार जो है अम्ल के प्रभाव को मार देगी। दोनों एक दूसरे के प्रभाव को मार देती है और क्या बनाती है? लवण और जल बनाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार की अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे ही उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे ये HCl अम्ल है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, NaCl दोनों ने रिएक्शन किया और NaCl बनाया और जल बनाया। इसी तरह ये अम्ल है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे, और KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, ये क्षार है, ये दोनों अभिक्रिया करेगा, K2SO4 बनाया जिसको कि हम लोग लवण बोलेंगे और एक जल बनाया। ठीक है, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में जो लवण और जल बनता है उसी को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस से और सॉल्ट और वाटर बनाएगा उसी को ही हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड बेस सॉल्ट वाटर, एसिड बेस सॉल्ट वाटर। ठीक है, एसिड बेस जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा उसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में होती है। वे सभी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgCl, AgCl में सनलाइट डालेंगे तो Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा, ये भी है। इसी तरह प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को भी इसमें डाल सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया याद है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल, ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण भी सनलाइट की उपस्थिति में ही होता है। तो जो अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में होता है उसी को ही हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्रेजेंस ऑफ लाइट में हो तभी उसको कहेंगे। ठीक है, चलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होगा या हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। सिंपल। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मैं दो चीज लिखूंगा उसी से याद है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो उसी को हम कहेंगे ऑक्सीकरण। दोनों में से एक भी हो जाए चलेगा। जैसे देखिए Mg में ऑक्सीजन जुड़ गया तो MgO बन गया तो ऑक्सीकरण हुआ ऑक्सीकरण। CO में H2, तो देखिए भैया यहाँ पे कॉपर में क्या हुआ, कॉपर में तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हट रहा है कॉपर ऑक्साइड से, लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होगा। ठीक है, ये अभिक्रिया जो है नीचे वाला अभिक्रिया ये दोनों में काम करता है, ऑक्सीकरण में और अवकरण में भी। ठीक है, इसमें आपको याद रखना ऑक्सीकरण में भाई ऑक्सीजन जुड़ गया हो गया कहानी खत्म। ठीक है, चलिए यही इसी को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीजन इंक्रीज करे हाइड्रोजन डिक्रीज करे। ठीक है, चलिए भाई अवकरण अभिक्रिया जस्ट इसका उल्टा, भाई ऑक्सीजन इसमें घटेगा और हाइड्रोजन इसमें बढ़ेगा, उसी को हम लोग कहते हैं अवकरण अभिक्रिया रिडक्शन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन का निष्कासन हो उसे हम अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ गया तो कॉपर और हाइड्रोजन ये तो दोनों में काम कर रहा है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है। देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर ऑक्साइड था और यहाँ पे कॉपर बन गया तो भाई ऑक्सीजन निकला हो गया। ठीक है, इसी तरह Fe2O3 3 CO, तो भाई देखिए यहाँ भी फेरस ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया तो इसको भी हम कह सकते हैं अवकरण। तो जहां पे ऑक्सीजन घटेगा वो अवकरण हो जाएगा। ठीक है, इसी को रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। एक केमिकल रिएक्शन इन व्हिच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा उसी को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। चलिए भाई ऑक्सीकारक क्या होता है अब यहां से समझिएगा। देखिए वो पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है तथा स्वयं अवकृत हो जाता है ऑक्सीकारक कहलाता है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कोई भी पदार्थ जो स्वयं का ऑक्सीकरण करता है, स्वयं का क्या करता है ऑक्सीकरण करता है तथा स्वयं अवकृत हो जाता है उसी को ही हम ऑक्सीकारक कहेंगे। जैसे देखिए CuO प्लस H2 में ये यहां से ऑक्सीजन हट गया तो ये हो गया Cu प्लस H2 और यहां पे ऑक्सीजन जुड़ गया तो इस अभिक्रिया में CuO ऑक्सीकारक है। CuO ऑक्सीकारक क्योंकि यह H2 का ऑक्सीकरण करता है, क्योंकि यहीं से ऑक्सीजन हटा तो H2 में गया तब जाके ये बना। तो CuO एक ऑक्सीकारक है क्योंकि ये H2 का ऑक्सीकरण करता है। खुद से एक से हटेगा तब ना जाके दूसरे में जुड़ेगा, तो खुद से हटाया और दूसरे में जोड़ दिया, इसलिए CuO क्या है ऑक्सीकारक है और H2 क्या है ऑक्सीकरण करता है H2 का। ठीक है, और सेम Cu क्या होता है अवकरित हो जाता है। अवकरित का मतलब खुद में से ऑक्सीजन हटा लेता है। ठीक है, इसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम लोग बोलते हैं। देख लीजिएगा ऑक्सीडाइजिंग ऑब्जेक्ट एजेंट ए सब्सटेंस दैट कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद रिड्यूस हो गया, यहां से देखिए खुद से हट गया ऑक्सीजन हट गया तो ऑक्सीजन हटना क्या होता है रिडक्शन होता है तो रिड्यूस हो गया और हाइड्रोजन को दे दिया इसने तो ये जाके
बन गया। चले भाई, अब ऑक्सीकारक समझ गए। अब भाई अवकारक, तो अन्य पदार्थ का, वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ का अवकरण करता है, अन्य पदार्थ का क्या करता है, अवकरण करता है तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन ने क्या किया, यहाँ पे उल्टा होगा, हाइड्रोजन ने इसका अवकरण किया और खुद यहां से ऑक्सीजन ले लिया, समझ गए। तो H2 क्या है, अवकारक, समझ गए। और Cu क्या है, अवकरण कराता है। यानी कि दोनों देखिए उल्टा है, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2। तो CuO क्या है, यहाँ पे अवकरण है, अवकारक है। और ये क्या है, हाँ अवकारक कह रहे हैं, सॉरी ऑक्सीकारक है। ये क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक, ठीक है। और ये क्या है, अवकारक है। खुद ये ऑक्सीकारक इसलिए क्योंकि खुद ऑक्सीजन हटा के इसने इसको दे दिया। और ये अवकारक क्यों है, क्योंकि भाई इसका काम है ऑक्सीजन को ले लेना, तो इसने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा। चलिए भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो तो उसी को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भैया रेडॉक्स अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, हाइड्रोजन जुड़ना और ऑक्सीजन हटना, ठीक है। और अवकरण, अवकरण किसको कहते हैं, ऑक्सीजन घटना और हाइड्रोजन जुड़ना। ये दोनों अभिक्रिया जब साथ साथ होगी तो उसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और इसका बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया ये रहा, ठीक है। क्योंकि CO ऑक्सीजन हट रहा है इसमें से तो हाइड्रोजन में जा रहा है, देखिए इसमें से हट गया, तो ऑक्सीजन को हटना हम क्या बोलते हैं, अवकारक, अवकारण। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देख लीजिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक, ठीक है ना। अवकरण और ऑक्सीकारक, ठीक है। इसी को ना अपचयन उपचयन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, अपचयन उपचयन भी कहते हैं। चलिए भाई, खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता कैसे होती है। देखिए खाद्य सामग्री जो होता है तेल से बना होता है, और तेल में जो होता है फैट, और फैट जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो उसमें ना एक अलग तरीके का बदबू आ जाता है। इसी बदबू को, अलग तरीके का गंध को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को, अरे ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। चलिए भाई, विकृत गंधिता याद रखिएगा, खाद्य सामग्रियों में उपस्थित वसा तेल काफी समय के बाद वायु के ऑक्सीजन द्वारा उपचयित हो जाता है, जिससे खाद्य सामग्रियां गंध युक्त होकर खराब हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। चिप्स आदि के पैकेट से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन जैसे अक्रिय गैस भर देने पर चिप्स विकृत गंधित। देखिए सिंपल सा बात है, जितना भी खाद्य पदार्थ है वो तेल से बना होता है, और तेल में होता है फैट, और फैट जब ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आता है तो ऑक्सीकरण हो जाता है उसका, सॉरी ऑक्सीकरण बोलिए, या उपचयित हो जाता है। उपचयित हो जाता है तो इसके चक्कर में ना भोजन का जो टेस्ट है ना बदल जाता है, उससे दुर्गंध होने लगता है या टेस्ट खराब हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता, समझ गए। अब इस विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को कट कर सकते हैं, तो ऑक्सीजन ना आए। इसीलिए आप देखिएगा चिप्स के पैकेट में ना जो फूला रहता है वो ऑक्सीजन नहीं रहता, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, क्योंकि चिप्स जो है ना नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर हम हवा भर देंगे तो चिप्स क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और बचने के लिए क्या कर सकते हैं, हम फ्रिज में डाल सकते हैं। और बचने के लिए क्या कर सकते हैं, वायु न जाए, वायु रोधी बर्तन का हम यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट डू चिप्स टेस्ट लाइक इन अ फूड। चलिए दूसरा भाई, अब आइए संक्षारण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संक्षारण रोकने के उपाय 24-13 और भी बहुत सारे क्वेश्चन में एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए भैया संक्षारण क्या है, हवा में वर्तमान ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड आदि की प्रतिक्रिया धातु की सतह पर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण होने वाली धातु की क्षरण को संक्षारण कहते हैं। आप कहिएगा भैया इतना नहीं समझ में, सिंपल सा बात, हमारे एटमोस्फेयर में बारिश है, बारिश होता है तो भाई आर्द्रता आ जाती है। आर्द्रता मतलब हवा में नमी आ जाती है, हवा में नमी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सभी है। और जब हम इसी में लोहा को रखते हैं, लोहा मान लेते हैं, कोई भी लोहा या धातु बोल देते हैं, मेटल को रखते हैं, तो ये जब होता है ना तो इसका ऊपरी परत पे ना धीरे धीरे जंग लगने लगता है, और इसी जंग को हम लोग संक्षारण बोलते हैं, समझ गए। इसी को हम लोग कोरिजन बोलते हैं। और ये धीरे धीरे परत बाय परत इसको खराब करते जाता है, परत बाय परत इसको खराब करते जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी क्रिया को संक्षारण कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। उसको अपने शब्दों में आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना, जरूरी नहीं मेरा ही हर शब्द हो, कुछ चीजों को आप अपने शब्दों में लिख दीजिए, ठीक है। तो सिंपल है, जब हवा में आर्द्रता, नमी रहती है, सल्फर डाइऑक्साइड जब धातु की परत को खराब करने लगते हैं, उसी को संक्षारण कहते हैं, सिंपल भाषा, ठीक है। संक्षारण रोकने के उपाय क्या है, तो भैया मान लीजिए ये नमी से इसको हटाना है हमको, तो इस पर आप क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, जिससे हवा का नमी ना पकड़े। हो सकता है भाई पेंट नहीं कर सकते हैं
तो कुछ जगह आप ग्रीस कर सकते हैं, जो साइकिल के चक्का समय चेन में देखते हैं ग्रीस लगाए हुए, ग्रीस कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हर जगह तो ग्रीस और तेल नहीं कर सकते, जैसे प्लेट है जिसमें खाना खाते हैं, ग्रीस लगाइएगा तो भोजन खराब हो जाएगा, तेल लगाइएगा तो खराब हो जाएगा भोजन। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, यानी कि धातु का परत चढ़ा देते हैं। या गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, जस्तीकरण कर सकते हैं, जस्ता लगा सकते हैं। ठीक है, तो धातु की सतह पे तेल लगा के भी हम बचा सकते हैं, एनिमल से भी कर सकते हैं, और कलय करके भी हम इसका काम कर सकते हैं। तो यही कोरिजन का है, देख लीजिएगा एग्जाम्पल, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बताए। तो भाई लोहे को जंग से बचाने के वही मेटल वाला एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, यही वाला एग्जाम्पल, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो लोहे को जिंक लेपित से जंग बचाया जा सकता है, इस पे ना जिंक का लेपन कर सकते हैं, जिंक का लेपन। और जिंक के लेपन को ही हम लोग बोलते हैं जस्ताकरण या जस्तीकरण। ठीक है, लोहे के सतह पे ग्रीस लगाकर जंग से बचा सकते हैं, लोहे के सतह पर ग्रीस लगा सकते हैं, जिससे वायु में, जैसे लोहा इस पे ग्रीस लगा दीजिए तो ये बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं विकृत गंधिता का क्या अर्थ है। तो ये हमने आपको विकृत गंधिता समझा दिया कि कोई खाद्य पदार्थ में जो तेल का बना होता है, जब वो वायु के साथ संपर्क करता है तो इसका टेस्ट है ना खराब हो जाता है, इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दुर्गंध होता क्यों है, वायु में ऑक्सीजन, भोजन का जो वसा है, भोजन का वसा जो है वो ऑक्सीजन के साथ अवकरित ऑक्सीकरण हो जाता है, इसलिए तो हमको ऑक्सीजन को कट करना है, बस इतना रखना है ध्यान। तो ऑक्सीजन को कट कैसे कर सकते हैं, भोजन को ठंडा जगह रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, वायुरुद्ध बर्तन में रख सकते हैं, वसा युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ मिला सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीजन के साथ संपर्क ना करे। जैसे चिप्स वाले पैकेट में देखते हैं नाइट्रोजन गैस मिला दिया जाता है, तो ऐसा ऐसा करके अब भोजन को बचा सकते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल, जो कारण है उस कारण को हटा देना है, वायु हवा से ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन को हटा देना है। चलिए ये सब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, देख लीजिए, और वही सब क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया है। बस एक लेक्चर आपका रुक रहा है और वो है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण के लिए अलग अलग क्वेश्चन लाके मैं एक जगह क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, एक टॉपिक और है इसका, संतुलित समीकरण लमसम 15 से 20 मिनट लूंगा और जितने भी क्वेश्चन है सबको एक साथ मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।